जो मैं बुक फ़ॉलो कर रहा हूँ, ये बुक है हमारी अ, ये बुक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्वेंशन करंट सर्विसेज बाय द फ्लोइड। सो ये बुक मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। ये आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोडेड है और अगर आपको नहीं मिली तो आप मुझसे जो है वो ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम बेटा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हमें न्यूमेरिकल्स जो है वो किस तरह से आ सकते हैं। सो देखिए वो कहता है कि ये एक हावेव है आपके पास, ठीक है? ये रेक्टिफिकेशन इसने परफ़ॉर्म की हुई है। रेक्टिफिकेशन इसने परफ़ॉर्म की हुई है, तो अगर लोअर वोल्ट इसका 0 वोल्ट है और हायर वोल्ट इसका जो है वो 50 वोल्ट है। सो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 0 वोल्ट है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 50 वोल्ट है। जो एम्पलीट्यूड होता है ना किसी भी वेव का बेटा, उसको हम ना पीक वोल्टेज का नाम देते थे, वीपी का नाम देते थे। वीपी का नाम देते हैं, वी पीक वोल्टेज। दिस इज़ वी पीक वोल्टेज, दिस इज़ वीपी, ऑलराइट? ये वीपी है हमारे पास, वीपी वोल्टेज, जिसे हम पीक वोल्टेज का नाम देते हैं। तो वो कहता है कि अगर ये एक मेरे पास हाफ रेक्टिफाइड एक वेव है, तो बताएँ इसकी एवरेज एवरेज वैल्यू कितनी होगी? तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, फिर रेक्टिफिकेशन के केस में जो एवरेज फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है वीपी ओवर पाई। सो वीपी ओवर पाई, तो वीपी कितना है? 50 वोल्ट है। पाई की वैल्यू पुट की, डिवाइड करेंगे तो 59 पॉइंट 15.9 वोल्ट मेरे पास आएँगे। ठीक है जी? इसी तरह से इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो ये कहते हैं कि जी एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू एक हाफ वेव रेक्टिफायर की, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इफ इट्स पीक वोल्टेज इज 12 वोल्ट। यानी कि वो कहता है कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें अगर उसके जो पीक वोल्टेज है वो 12 वोल्ट हो, तो हम 12 को डिवाइड कर देंगे पाई के ऊपर, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने एवरेज वोल्ट आते हैं। अब ये बात याद रखनी कि एवरेज वोल्ट जो होते हैं ना बेटा, वो अराउंड कितने होते हैं? 31.18 आ रहे हैं इस केस के अंदर। सो ये कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने देखने हैं इस केस के लिए, ठीक है? सो इसके बाद मज़ीद एक हम जो है वो इसके फ़ॉर्मूला देखते हैं। मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर देखते हैं हम फर्दर क्या देख देख सकते हैं। सो मज़ीद कुछ फ़ॉर्मूले हैं हमारे पास। अब इसमें ये याद रखना है कि अब हमने ये देख लिया बेटा, हमने ये देख लिया कि ठीक है, हमें पीक वोल्टेज तो दिए होंगे। हमें ये जो पीक वोल्टेज है वो तो रेक्टिफिकेशन के केस में दिए होते हैं। लेकिन अगर हमने एवरेज वैल्यू हमें दी हो और हमें कहा जाए पीक वोल्टेज निकालो, या हमें एवरेज वैल्यू ना दी जाए, उसके बगैर अगर हमने पीक वोल्टेज निकालने हो, तो हम फिर किस तरह से जो है वो पीक वोल्टेज को निकाल सकते हैं? तो पीक वोल्टेज निकालने का क्या फ़ॉर्मूला? आउटपुट के पीक वोल्टेज। आउटपुट के पीक वोल्टेज से बेटा क्या मुराद है? आउटपुट के पीक वोल्टेज से मुराद ये है कि जो आपकी आउटपुट आएगी, उस आउटपुट में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव का क्या आएगा? जो आउटपुट पे आपके पास वेव आएगी, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? मतलब वो मैक्सिमम कितने वोल्ट होंगे? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप आउटपुट के वोल्टेज निकालते हैं, तो इनपुट और आउटपुट वेव में थोड़ा-सा फ़र्क आता है। तो फ़र्क कितना आता है? वो डिपेंड करता है डायोड के ऊपर। सो डायोड 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट का कट लेता होता है, उसके बाद करंट को पास करता होता है। फॉरवर्ड बायस कब होता है? 0.7 वोल्ट के बाद वो फॉरवर्ड बायस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैरियर पोटेंशियल होता है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई कह दे कि जी वीपी वोल्टेज बताओ और एवरेज वैल्यू ना दी हो, तो उसके बगैर कैसे निकालते हैं हम वीपी इन वोल्टेज, इनपुट के पीक वोल्टेज कितने हैं, उसको माइनस कर देते हैं डायोड के बैरियर पोटेंशियल वाले वोल्टेज से। बिल्ट इन वोल्टेज जो 0.7 है, ये इसका क्या है जी? इसका ये बिल्ट इन वोल्टेज है। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स दी हैं। वो कहता है कि जी आपने क्या करना है जी? आपने एक तो आउटपुट आपने एक आउटपुट वोल्टेज ड्रा करना है हर एक रेक्टिफायर के लिए ऑफ द इंडिकेटेड इनपुट वोल्टेजेस। ये इनपुट वोल्टेजेस है हमारे पास। ये केस नंबर ए है और ये क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। कहते हैं जी इन दोनों के लिए आपने क्या करना है? आपने आउटपुट, अगर मैं ये इनपुट दे दूं और मैं आपको कह दूं कि ये हाफ वेव इस सर्किट से गुजर रहा है, और ये सर्किट क्या है आपका? ये सर्किट है आपका ये सर्किट है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का।
क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ही एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वो कहता है कि अगर मैं इसे इससे गुजारता हूँ, तो बताओ आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह से आएगी? जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगी, उस आउटपुट वेवफॉर्म को ना सिर्फ तुमने ड्रा करना है, उस आउटपुट वेवफॉर्म को ना सिर्फ तुमने ड्रा करना है, बल्कि ये भी बताना है कि इस आउटपुट वेवफॉर्म में पीक वोल्टेज कितने आएंगे। तो ये 2 बातें पूछ रहे हैं। सो पहले तो हम इस केस के लिए पीक वोल्टेज निकालते हैं ना, क्या फार्मूला होगा? तो हमारे पास आउटपुट पीक वोल्टेज का फार्मूला क्या है? वीपी इन माइनस 0.7 वोल्ट। क्योंकि डायोड कितना ड्रॉप लेता है, बिल्ट इन पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 होता है। तो देखिए इसका पीक वोल्टेज कितना है इनपुट का? ये वीपी इन से क्या मुराद है? इनपुट। सो इनपुट के पीक वोल्टेज कितने? 5 वोल्ट। सो 5 माइनस 0.7 क्या आ जाएगा? 4.30। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज आएगी, उस आउटपुट के जो पीक वोल्टेज होंगे वो कितने होंगे? 4.30 होंगे। इसके निकालें ज़रा, इसके कितने आएँगे बेटा? इसमें हमारे पास इनपुट वोल्टेज कितना है? 100, और इसने ड्रॉप कितना लेना है? ड्रॉप लेना है इसने 0.7 का। तो कितना आ जाएगा आंसर? आपके पास आएगा 99.3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप इनपुट पे 100 वोल्ट की वेव देते हो, इनपुट पे अगर आप 100 वोल्ट की अ, जी 0.7 फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। अगर सिलिकॉन का है तो आई थिंक 0.7 होता है, जर्मेनियम हो तो 0.3 होता है। तो ये बिल्ट इन पोटेंशियल ये फिक्स होता है हर एक डायोड के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर भी। सो 99.3 आ गया। इसका मतलब है कि जब आउटपुट में वेव आएगी तो वो कितने वोल्ट आ रहे होंगे? 99.3 आ रहे होंगे इस केस के लिए, और इस केस के लिए 4.30 आ रहे हैं। अब इस सवाल के 2 पार्ट्स दिए हुए थे कि आपने क्या करना है, साथ में ड्रा भी करना है। तो हमें पता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में किस तरह की वेव आती होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर किस तरह की वेव आती है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एक पॉजिटिव साइकिल आती है, फिर अगली साइकिल के लिए वेट होता है, फिर पॉजिटिव साइकिल आती है, फिर अगली साइकिल के लिए वेट होता है। तो पहले केस के लिए हमने कितना वोल्टेज ड्रा किया? 4.3 वोल्ट, और दूसरे के लिए 99.3 वोल्ट। तो आप जब इसे ड्रा करेंगे तो आप जैसे स्केलिंग करते हैं ना ग्राफ के ऊपर, वैसे स्केलिंग करके इसको आप जो है वो पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इसने तो अभी एक ही शो किया ना। नहीं, आप 0.3 नहीं यूज़ कर सकते जब तक वो आपको क्वेश्चन में कहेगा नहीं। जब कहेगा फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? सो यही इसी की रिलेटेड प्रॉब्लम है। यही रिलेटेड प्रॉब्लम। सो ये रिलेटेड प्रॉब्लम है इसकी। ये आप घर में करेंगे रिलेटेड प्रॉब्लम में भी आपको बताऊँगा कि क्या करना है आपने इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर। ये वही उसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होती थी पीक इनवर्स वोल्टेज? हम कहते हैं जी पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है डायोड के, ठीक है? इनपुट वोल्टेज हैं डायोड के वो कितने? जो डायोड पर इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो उसके क्या कहलाते हैं जी? पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाते हैं। तो पीक इनवर्स वोल्टेज किसकी इक्वल है? ये पीक इनवर्स वोल्टेज बराबर होते हैं वीपी इन, के आपके इनपुट पे कितने वोल्टेज हैं वो उसी के पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो कहलाएँगे। सो फिर उसके बाद ये ट्रांसफार्मर कपलिंग के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये है बेटा कि अगर हमने अगर हमने अब देखिए अब हमारे जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के 2 एंड होते हैं। जो पहला एंड है, वो उसका एंड कहलाता है प्राइमरी एंड, ठीक है? पहला एंड जो है वो कहलाता है प्राइमरी एंड, दूसरा एंड कहलाता है सेकेंडरी एंड। तो अगर हमने सेकेंडरी एंड पे वोल्टेज निकालने हैं तो वो क्या होंगे? तो सेकेंडरी एंड पे जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं? एन एन टाइम्स द वोल्टेज एट द प्राइमरी एंड। अब ये जो एन है ये क्या है? ये बेसिकली टर्न्स रेशियो है। ये आपको टर्न्स नज़र आ रहे हैं? ये कॉइल है कॉइल। इस कॉइल पे ये टर्न हो रहे हैं, ये टर्न्स हैं। इसे हम टर्न्स कहते होते हैं, टर्न्स कितने टर्न है। तो इस केस में देखिए कितने टोटल टर्न है। इस केस में देखिए ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, और 1, 2, 3, 4 और इस तरह करके कुछ टर्न्स हैं। ठीक है? तो इन टर्न्स की रेशियो क्या होती है? इन टर्न्स की जो है वो क्या होती है? रेशियो क्या होती है? सो हम सेकेंडरी वोल्टेज निकाल सकते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज आपके बराबर होंगे नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो मल्टीप्लाई बाय द प्राइमरी वोल्टेज। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है। सो इसी तरह से अगर ट्रांसफार्मर दिया हो आपको, और ट्रांसफार्मर के केस में डायोड लगा हो, फुल वेव रेक्टिफायर लगा हो, और उस केस में आपको कहा जाए, उस केस के लिए कहा जाए, देखिए ये केस बदल है, याद रखना है। उस केस में अगर आपको कहा जाए कि वीपी आउट वोल्टेज निकालो तो वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे वीपी इन नहीं, बल्कि वीपी सेकेंडरी वोल्टेज माइनस 0.7 वोल्टेज। और ट्रांसफार्मर के केस में आपका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा? वो बराबर होगा
पीक वोल्टेज जो कि सेकेंडरी वोल्टेज है, जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसके बराबर होगा आपका। अब देखिए एग्जांपल 2.4 में क्या है, देखिए ये केस बदलने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जी पीक वैल्यू निकालें आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू निकालें। सो देखिए सबसे पहले आपने देखना है कि ये रेक्टिफायर कौन सा है, हाफ वेव है या फुल वेव है। अगर फुल वेव होगा तो उसकी पीक वोल्टेज निकालने का जो फार्मूला है वो बदल जाएगा। उसकी पीक वोल्टेज निकालने का जो फार्मूला है वो बदल जाएगा। देखिए रेक्टिफायर के केस के अंदर फुल वेव, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। इस फुल वेव रेक्टिफायर के केस के अंदर जो वी पीक होती है वो वी पीक, उसे हम लिखते होते हैं वीपी आउट। ये वीपी आउट आपकी बराबर होती है, किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है वीपी वीपी सेकेंडरी, एसईसी सेकेंडरी, सेकेंडरी वोल्टेज एट द ट्रांसफार्मर माइनस 0.7। तो हमने ये देखा कि ये ट्रांसफार्मर ये कौन से वाला जी? ये है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। सो ये हमारे पास जो है वो, सो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास सेकेंडरी वेव फुल वेव रेक्टिफायर आ जाए और कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करना है पीक वोल्टेज, तो वो पीक वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज कितने हैं, उस केस के लिए आपका फार्मूला बदल जाएगा। वो फार्मूला होगा वीपी आउट इज इक्वल टू वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7। ठीक है जी। अब वीपी सेकेंडरी क्या होगा? अब हमने ये भी पढ़ा पीछे कि इस ट्रांसफार्मर के केस में जो वीपी सेकेंडरी यानी कि वोल्टेज एट पीक वोल्टेज एट द सेकेंडरी आउट एट द सेकेंडरी टर्मिनल, ये होता है सेकेंडरी टर्मिनल हमारा, सेकेंडरी टर्मिनल ये होता है। तो पीक वोल्टेज एट द सेकेंडरी टर्मिनल किसके बराबर होते हैं? और होते हैं स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय वीपी, वीपी पीक वोल्टेज एट द प्राइमरी एंड, पीक वोल्टेज एट द प्राइमरी एंड। तो प्राइमरी वोल्टेज कितने होते हैं बेटा? ये प्राइमरी वोल्टेज होते हैं। ये प्राइमरी वोल्टेज कितने होती है? जितनी आपकी वेव फॉर्म आ रही होती है। तो हमारी वेव फॉर्म कितनी आ रही है? इस वेव फॉर्म के कितने वोल्टेज है? ये है 70 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वीपी इन है वो बराबर हुआ वीपी प्राइमरी के, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के। और ट्रांसफार्मर रेशो क्या होगी? वो रेशो होगी 2:1। ये ट्रांसफार्मर रेशो, ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन एक रेशो है। ये रेशो किसके बराबर है? ये रेशो बराबर है आपकी 1/2 के। ठीक है, 2:1 को कैसे पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं 1/2, यानी कि ऊपर क्या आता है, जो n होता है, n हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी एंड। सो ns ओवर np, सो ns ओवर np की जो रेशियो निकलती है 1/2 निकलती है, तो ये आंसर बनता है आपका 0.5। यानी कि देखिए बेटा इस फार्मूले में n हमारा हो गया 0.5। ये वीपी प्राइमरी, ये जो वीपी प्राइमरी है, ये प्राइमरी आप हमारा क्या होगा? ये होगा इनपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो ये 170 है। सॉरी मैंने 70 पढ़ दिया था, ये 170 है। दिस इज 170। तो वीपी प्राइमरी भी पता लग गया, एन भी पता लग गया। हम वीपी सेकंड निकाले थे जो कि 85 वोल्ट आता है। अब अगर आपने फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस में सेकेंडरी वोल्टेज निकालने हैं, सेकेंडरी वोल्टेज अगर आपने निकालने हैं तो वो किस तरह से होंगे? उस सेकेंडरी वोल्टेज को आप क्या करेंगे? सेकेंडरी वोल्टेज आपके 85 आ गए, 85 को माइनस कर 0.7 से 84.3 आपका जो है सेकेंडरी वोल्टेज का आंसर आ जाएगा। सो बेटा हमने पीछे देखा फुल वेव रेक्टिफायर के केस में फार्मूला देखा हमने, कौन कौन से देखे जी? हमने देखा आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला, हमने पीक इनवर्स वोल्टेज का फार्मूला देखा। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के केस के लिए एवरेज का फार्मूला देखने लगे, वी एवरेज का फार्मूला देखने लगे। तो वी एवरेज का फार्मूला क्या होता है? ये बराबर होता है 2 वीपी ओवर पाई। अब वीपी ओवर पाई किस केस के लिए था? अगर आपको याद हो, वीपी ओवर पाई ये फार्मूला किस केस के लिए था? ये था हाफ वेव रेक्टिफायर के केस के लिए। ठीक है जी। सो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस के लिए तो एग्जांपल 2.5, तो एग्जांपल 2.5 एक करते हैं। एग्जांपल 2.5 को देखें तो इसमें हमें क्या नजर आता है? इसमें हमें ये नजर आता है बेटा वो कहता है कि अगर ये एक फुल वेव रेक्टिफाइड होके मुझे वेव मिल रही है, इसकी एवरेज बता दो, वी एवरेज किसके बराबर होगी? तो हम कहते हैं कि जी इसके जो पीक वोल्टेज है वो 15 वोल्टेज है, तो वीपी हमारे पास आ गया 15, और ये 2 फार्मूले का अगर पाई पे डिवाइड करेंगे तो 9.55 वी एवरेज मिलेगी आपको। यानी कि कहता है कि जब आप रेक्टिफाई करेंगे, इस वेव को जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो एवरेज जो आपके पास आ रही होगी पीक वोल्टेज की, वो कोई 63% आ रही होगी हमारे पास। ऑलराइट। फिर उसके बाद फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमने सेंटर टैप के साथ भी हमने लास्ट टाइम अच्छी तरह से समझ ली थी। इसके ऊपर हमारे पास जो है वो अच्छा ओके। अब बेटा देखिए, अब ये जो हमने वी आउट का फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये वी आउट का फार्मूला फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस में ही है, लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की टाइप बदल गई। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की जो टाइप है वो बदल गई।
अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो हम इस्तेमाल करें वो सेंटर टैब इस्तेमाल ट्रांसफार्मर कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेंटर टैब इस ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटर टैब से मतलब ये है कि इसका जो सेंटर है सेकेंडरी वेव का ये ग्राउंड हुआ होगा, ये ग्राउंड कहते हैं। कि इसको यहाँ से किससे कनेक्ट किया होगा हमने? ग्राउंड से कनेक्ट किया होगा। तो देखिए अगर मैं आपको ऊपर वाला ट्रांसफार्मर दिखाऊँ बेटा, जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने इस्तेमाल किया था, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो हमने अभी पढ़ा है, तो उस केस के लिए देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं है। दिस इज़ अ सिंपल सिंपल ट्रांसफार्मर। इसका जो सेंटर है ये ग्राउंड नहीं हुआ हुआ। तो अब देखिए नया केस आ गया। पहले वाला केस था कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन है विद सिंपल ट्रांसफार्मर। तो सिंपल ट्रांसफार्मर के साथ आउटपुट का फार्मूला कुछ और है। इसी तरह से इसी तरह से जब आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे with with transformer, but the transformer is now what? The transformer is now second, now the transformer is center trap transformer. तो उसके लिए फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसके लिए जो आपकी V आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला वो बन जाएगा V सेकेंडरी ओवर 2 माइनस 0.7। बस किसका फर्क है? ये 2 का फर्क आ गया। उसमें हम 2 पे डिवाइड नहीं करते, इसमें हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ऑलराइट बेटा, तो इस पे भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। और सेंटर टैब के केस के लिए, फॉर द सेंटर टैब केस, जो आपका पीक इनवर्स का फार्मूला है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा, देखिए मैं आपकी आसानी के लिए आपको डेरिवेशन इसकी इन फार्मूलास की करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये फार्मूले किस तरह से हैं हमारे पास। ठीक है जी, इनकी डेरिवेशन नहीं मैंने आपको करवाई, हालांकि डेरिवेशन भी करवाते होते हैं, तो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा। तो ये हर केस के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उस फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फार्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए। सो पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, बट इन दिस केस ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी 2 वीपी आउट प्लस 0.7 के बराबर होगी। तो इस पे भी एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो देखिए जी, हमारे पास क्या केस आता है। हमारे पास ये केस आता है बेटा, वो कहता है कि जी पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट है, पहला पार्ट कहता है कि जी शो दैट द वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस ईच हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड अक्रॉस आरएल व्हेन 100 पीक साइन वेव इज अप्लाइड टू द सेकेंडरी टू द प्राइमरी वाइंडिंग। तो वो कहता है कि जी आपने ये बताना है कि इस सेकेंडरी एंड पे, इस सेकेंडरी एंड के ऊपर जो है वो वेव फॉर्म वोल्टेज वेव फॉर्म कितनी होगी, यानी कि सेकेंडरी एंड के ऊपर जो है वो वोल्टेज कितने आएंगे। तो हमने पीछे का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपने सेकेंडरी एंड के ऊपर पीक वोल्टेज निकालने तो वो किसके बराबर होते हैं? वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइमरी पीक वोल्टेज। तो प्राइमरी पीक वोल्टेज कितने? 100 वोल्ट है। ठीक है, इनपुट के प्राइमरी पीक वोल्टेज कितने? 100 वोल्ट है। सो 100 मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 क्यों? क्योंकि रेशियो उसने दी हुई है 2:1। तो हमने कैसे इसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 1/2। ठीक है जी, तो 1/2 0.5। तो n हमारा किसके बराबर है? n हमारा बराबर है 0.5 के। सो 50 वोल्टेज आ गए। सेकेंडरी पार्ट क्या है? सेकेंडरी पार्ट में वो कहता है कि मिनिमम पीक इनवर्स रेटिंग क्या होगी इन डायोड्स की। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए क्या फार्मूला है? वीपी आउट प्लस 0.7। अब वीपी आउट आपको निकालनी पड़ेगी। सो वीपी आउट कैसे निकालेंगे हम? सो हमने पढ़ा हुआ है सेकेंडरी ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के केस में जो वीपी आउट है आपकी, वो किसके बराबर होती है? बराबर होती है सेकेंडरी वीपी सेकेंडरी वीपी सेकेंडरी ओवर ओवर 2 माइनस 0.7 0.7। तो आप 50 को डिवाइड करेंगे 25 पे। 20 देखिए पी सेकेंडरी कितने? 25 है। 25 को डिवाइड करें 2 पे और फिर जो आंसर आएगा उसे माइनस कर दें 0.7 से बेटा। तो 25 को अगर हम सॉरी हमारे पास ये 50 वोल्ट है। सॉरी, ये जो वोल्टेज है हमारे पास ये 50 वोल्ट है। सो ये जो अभी अभी निकाला है ना वीपी सेकेंडरी है हमारे पास 50 वोल्ट। सो 50 को डिवाइड करेंगे 2 पे, हमारे पास 25 आएगा। 25 को माइनस करेंगे 0.7 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आएंगे 24.3। तो इसका मतलब है कि वीपी आउट हमारा किसके बराबर है? 24.3 के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करें 2 से 0.7 ऐड किया तो 49.3 पीक इनवर्स रेटिंग होगी हमारी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए।